वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में गाइज स्वागत है। आज हम बात करते हैं गाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गाइज? देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म ईजाद करी जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर डिफाइन कैसे किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं गाइज कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ये है, मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है गाइस, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा। तो उसके हम जिस सरफेस की बात कर रहे हैं गाइस कि इस सरफेस के एरिया, इस एरिया के रेस्पेक्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट कर रहे हैं गाइस। तो उस एरिया के जिस एरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि भाई उस एरिया के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से पास हो रही है गाइस, है ना। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बुक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और हमने इसके अंदर हमने क्या रखा कि गाइस इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है गाइस। तो हम दे रहे हैं कि इस एरिया के जो सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल यानी कि इस तरीके से इसके परपेंडिकुलरली, तो इसके परपेंडिकुलरली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ना गाइस, तो उन सब लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। और अगर मान लो हमारे ये ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से रख दिया और अगर हम अब इस एरिया के, अब ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस तरीके से पास हो रहा है और हमसे पूछा है कि इस सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो पास इस सरफेस एरिया यानी कि इसके इस नॉर्मली इस तरीके से, तो क्या इसके नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी इस तरीके से? नॉर्मली कोई भी लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि इसके नॉर्मली कब पास होगी, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, ऐसी हो, तब ये इसके नॉर्मली पास होगी। लेकिन जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इस सरफेस एरिया के नॉर्मली हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है गाइस, जीरो है गाइस। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके उस सरफेस एरिया के नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है, जिस सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिलेटेड है, जिस सरफेस एरिया के रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम इस सरफेस एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात कर रहे हैं तो इस सरफेस एरिया के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं इस सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो इस सरफेस एरिया के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो इस सरफेस एरिया के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है गाइस, जीरो है। तो यहाँ पर इस एरिया के लिए रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन इसके लिए जीरो नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। तो बात आई समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ देखिए गाइस कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस, नॉर्मली थ्रू एन एरिया, यानी कि जिस एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो उस एरिया के नॉर्मली जो पासेस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया, यानी कि उस एरिया से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गाइस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन दी गई है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं, द फ्लक्स डेल फाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका सिंबल जो है ग्रीक लेटर है एक फाई, उससे डिनोट किया गया है गाइस, ठीक है ना। तो इसको फाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए द फ्लक्स डेल फाई ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल एस, यानी कि उसके लिए कोई स्मॉल एरिया डेल एस लिया है, उसमें से उस डेल एस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होगा डेल फाई बराबर ई डॉट डेल एस गाइस, ठीक है। ई डॉट डेल एस से डेफिनेशन दी गई है गाइस। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि हम नहीं ये टर्म्स, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले टर्म्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फाई है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रोपोर्शनली होता है किसके, ई के गाइस। देखिए गाइस कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा होगी, निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा पास होगी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन पास होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि ई के। चलो फिर बात करते हैं सेकंड टर्म्स की। सेकंड यानी कि अगर देखिए सेकंड टर्म्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाई है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। कैसे गाइस, देखिए अगर मान लो यहाँ पर देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है गाइस। चलो तो इसमें हम देख रहे हैं गाइस हम जो ऑब्जेक्ट रखें, एक जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका सरफेस एरिया ये है गाइस। देखिए जो ऑब्जेक्ट हमने रखी एक ये है, दूसरी ऑब्जेक्ट जो रखी उसका ये सरफेस एरिया क्या है गाइस, ये है। तो हम देख पा रहे हैं गाइस जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही ज़्यादा पास हो रही है गाइस। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गाइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, सरफेस के एरिया गाइस। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब तीसरे ऑब्जेक्ट की जो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है वो डिपेंड करता है गाइस किस पर, ये होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके गाइस, थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल होता है गाइस, थीटा के। किस तरीके से, देखिए गाइस बात करते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए देखिए गाइस अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से हम लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है गाइस, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ये एरिया है, अगर अब देखो एरिया की जो एक वेक्टर जो एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया हमेशा डायरेक्शन जो होती है इनकी एंगल जो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर जो है उन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन लेंगे, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करें। ठीक है गाइस, एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है गाइस। एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसका वेक्टर जो इसका जो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है गाइस। क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सपोज कीजिए कि हमने क्या लिया है गाइस, हमारे पास क्या है, ये एक एरिया वेक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका एक एरिया वेक्टर जो क्या हो रहा है गाइस, इसके इस तरीके से पास हो रहा है गाइस। क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर इसके नॉर्मली होगा। ठीक है गाइस, तो एरिया वेक्टर जो है गाइस हम देख रहे हैं वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल है, यानी कि इसके इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, जब तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जब है ना 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से देखना गाइस, सपोज कीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से पास हो रहा है गाइस। किस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ गाइस इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है दो तरीके से हो सकता है, एक तो इस तरफ या फिर दूसरा इस तरफ। ठीक है, तो नॉर्मली ही इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम क्लोज सरफेस होती है, जब है ना क्लोज सरफेस होती है ना, तो हम क्या करते हैं गाइस, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ हमेशा जो हमारा एरिया वेक्टर लेते हैं उसको किस तरफ ले आ जाता है, आउटवर्ड। यानी कि हमारे अब इस जो है ये एरिया सरफेस जो है ना, हमने डायरेक्शन फिक्स कर ली कि इसके हम आउटवर्ड ही लेते हैं, तो हम देख रहे हैं गाइस ये एरिया जो सरफेस है इसकी जो एरिया वेक्टर आएगा हमेशा किसकी तरफ आएगा, उस तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, अब और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है, और हमारा जो एरिया है, एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है ना, सेम है। तो जब ये इस तरीके से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके बीच का डायरेक्शन में एंगल जो है, दोनों का एंगल क्या होगा, थीटा जो 0 होगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा गाइस, तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि मैक्सिमम होगा। और वैसे ही अगर हमारा देखिए एरिया वेक्टर, अब ये हमने ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख दिया, तो अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरह का हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, एरिया वेक्टर किस तरीके से हो गया, परपेंडिकुलर इस तरफ हो गया, और अब ये इस तरफ हुआ, और हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से, इस तरीके से। जब ये इस तरीके हो गया तो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलरी इस एरिया के, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरी पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, 0, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। यानी कि तब हमारा जब एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है गाइस, 0 हो जाता है गाइस। अब देखिए गाइस, जब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसके अंदर हमने क्या रखा गाइस, हमने ऑब्जेक्ट जो रखी है ना वो इस तरीके से रखी है कि इसका एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा थीटा बना रहा है। थीटा जो एंगल है, थीटा बराबर कितना बना रहा है गाइस, 0 डिग्री, यानी कि तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, तब जो फाई होगा वो क्या होगा, फाई होगा कैसा, मैक्स होगा गाइस, फाई क्या होगा हमारा, मैक्स होगा। ठीक है गाइस। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए इस तरीके से रख दिया जाए, ठीक है, तो अब इसका जो एरिया वेक्टर है, अब इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है गाइस। और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरीके से। तो दोनों के बीच में अब जो है एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा क्या है 90 डिग्री दोनों के बीच में, तब हम बोल रहे हैं कि जो फाई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जब एरिया वेक्टर इस तरीके से है तो इस तरीके से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, 0 है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही क्योंकि ये पैरेलल होगी, है ना। तो जब इसमें, तब इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन को जब थीटा क्या हो, जब एरिया वेक्टर जब क्या हो कि दोनों के बीच में एंगल थीटा जब 0 हो तब ये मैक्सिमम हो, और जब 90 डिग्री हो तब ये क्या हो, 0 हो। तो इस कंडीशन को कौन सा एंगल सेटिस्फाई करता है, तो हम देख पा रहे हैं इसको कोस थीटा सेटिस्फाई करता है। इसको क्या करता है सेटिस्फाई, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फाई है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोस थीटा के गाइस। किसके होता है गाइस, कोस थीटा के। आगे बात समझ। तो यहाँ से हमारे पास पता चली कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे, ई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एरिया पे, और कोस थीटा पर गाइस। ठीक है। तो हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि सारे प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इससे हम देख सकते हैं गाइस हमारा क्या होगा कि फाई का फॉर्मूला क्या आएगा गाइस। तो हमें पता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ गाइस, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना हो तो। देखिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि हमारा जो फाई है वो किस किस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो वो ई के, वो ए के, और वो कोस थीटा के गाइस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फाई इक्वल टू क्या आ रहा है, ई ए कोस थीटा। यहाँ पर अगर फाई प्रोपोर्शनल हटा दे तो कोई कांस्टेंट आएगा गाइस। ठीक है। तो फाई इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पर। अब कोस थीटा क्या होता है गाइस, हम इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं गाइस, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। चलो गाइस, तो ये हो गया हमारा फाई जो है डॉट प्रोडक्ट है ना। तो इसका क्या स्केलर क्वांटिटी आती है, फाई हमारी कैसी क्वांटिटी है गाइस, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमारे पास फाई बराबर क्या हो गया, ई डॉट ए आ गया गाइस। चलो गाइस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया समझ में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम देख रहे हैं गाइस हमारी कोई जो ऑब्जेक्ट होती है वो कभी भी रेंडमली मतलब नहीं होती। ठीक है गाइस, वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम फाई कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए गाइस, शेप कोई फिक्स नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मान लो कि सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का शेप है, तो इस पर हम बात करें तो इस पर हम इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे गाइस। तो हम इस पर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, और फिर उनका अलग अलग सेपरेटली फ्लक्स निकालते हैं गाइस, है ना। तो देखो अगर मैंने मान लो कि ये छोटे छोटे पार्ट लिए, अब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर हो रही है गाइस। ठीक है। तो अभी इसका एरिया का नॉर्मली है जो इस तरीके से नॉर्मल बनाएगा। ठीक है गाइस, और सेम इसी तरीके से यहाँ से अगर एंटर हो रही है तो ये इस तरीके से नॉर्मल एंगल बनाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये क्या आ रहा है, थीटा जो आ रहा है वो ग्रेटर देन किससे आ रहा है, 90 से। यहाँ पर जो थीटा आ रहा है गाइस, एंगल जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है। ठीक है। इधर भी जो थीटा है वो क्या आ रहा है गाइस, वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है गाइस। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बाहर निकलता है तो एंगल जो बन रहा है वो क्या बनता है गाइस, नॉर्मल जो एंगल बन रहा है वो थीटा जो बनता है वो लेस देन 90 या इक्वल 90 के डिग्री के हो सकता है गाइस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गाइस इस तरीके से पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट के हम उसका क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करके हम पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट इस सरफेस एरिया का अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो किस तरीके से लीजिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के गाइस, डी एस या डी ए लिख सकते हैं गाइस, ई डॉट डी ए। अब ये स्मॉल डी ए एरिया ले सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट से एरिया लेंगे गाइस। ठीक है ना। तो चलो, तो ई डॉट डी एस, जहाँ पर ये क्या है गाइस, ये जो सर्कल बन रहा है इंटीग्रेशन पर, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सरफेस है क्लोज सरफेस है गाइस। ठीक है। चलो,
तो ये दूसरा फॉर्मूला जब हमारी सरफेस, अब यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है गाइस कि हमारा अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि सरफेस के अंदर एंटर होती है, वैसे तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है लेकिन किसी एंटर होती है तो यहाँ पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो कोस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर होती है तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा गाइस, नेगेटिव होगा। जब लाइन एंटर होती है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है तब थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री या इक्वल 90 होगा। तब हमारा गाइस क्या होगा, तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई जो है वो कैसा होगा गाइस, पॉजिटिव होगा। तो हमारा फाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा गाइस। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब नेगेटिव होगा, जब लाइन एंटर करती है, और जब बाहर निकलती है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लगभग कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस जो हमारा चार्ज है गाइस। जो चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है गाइस। देखिए नॉर्मली चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक कंटिन्यूस और एक दो कंटिन्यूस होता है, एक अनकंटिन्यूस होता है, ठीक है गाइस। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पढ़ेंगे गाइस। उसको कंटिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरीके से होता है, एक लीनियर, ठीक है गाइस। अब उन तीनों तरीकों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए गाइस। तो गाइस हम देखते हैं चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब किसी सरफेस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है गाइस दो तरीके से होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गाइस हमारे सिलेबस में वैसे हम यहाँ पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ेंगे गाइस। तो दो तरीके से होता है, एक डिसकंटिन्यूस, ठीक है, और एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है गाइस। तो डिसकंटिन्यूस यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है। जब क्या है कि चार्ज जो हमारी कोई सरफेस है उस पर अलग अलग तरीके से, कहीं पे भी ज़्यादा, कहीं पे कम और कहीं पे है ही नहीं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अलग डिसकंटिन्यूस रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज का वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। और जब हमारा चार्ज होता है कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस। तीन तरीके से कौन कौन से तीन तरीके गाइस, एक होता है गाइस लीनियर, एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो होता है गाइस हमारा क्या होता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है गाइस। तो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं गाइस यहाँ पर कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस, ठीक है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे गाइस कि जब हमारा चार्ज किसी देखिए किसी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि कोई वायर हो, या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमारा जो चार्ज है किसी वायर पर या फिर किसी रिंग पर हम बोल सकते हैं, जैसे कोई रिंग है उस पर जो हमारा चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली क्या है उस कंप्लीट रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गाइस। क्योंकि ये लेंथ के अलोंग, एल लंबाई के अलोंग सभी जगह क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है गाइस, ठीक है। तो एल के अलोंग यानी लाइन के अलोंग क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है गाइस। तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी लाइन के अलोंग लीनियर जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है गाइस। तो उसको हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। उसमें हम बोलते हैं जो चार्ज क्यू है वो एल पर यूनिट लेंथ की, जो लंबाई के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गाइस। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन फाई गाइस। क्यू क्या है यहाँ पर, जितना ये चार्ज है गाइस, ठीक है।
तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेमडा से डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, लेमडा से। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसकी लिमिट, इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, कूलम पर मीटर होगी गाइस, कूलम पर मीटर होगी गाइस। तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस, देखिए मान लो हमारा क्या है, ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है। तो स्फीयर के सरफेस, अंदर नहीं, ये क्या है, मान लो ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर, अंदर नहीं, इस स्फीयर के अंदर नहीं, इस स्फीयर की सरफेस पर, इस स्फीयर की सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा, इसके अंदर नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। इसकी सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पर यूनिट, ठीक है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गाइस, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक सीट है, इसके सरफेस पर हम देख सकते हैं गाइस कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लीनियरली, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर यूनिट, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर यूनिट कितना चार्ज है, वही उसका क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस। इसको हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं गाइस, सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट किया जाता है गाइस, उसको किससे, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और ये होता है पर यूनिट चार्ज अपॉन, यहाँ पर देखिए ये इस जगह, यहाँ पर क्या आएगा गाइस, पर यूनिट एरिया, यहाँ पर क्या आएगा, पर यूनिट, यानी कि इस एरिया पे, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कितने सरफेस एरिया में चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पर यूनिट एरिया के अंदर जब बात कर रहे हैं ना गाइस, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है गाइस, तो कितने सरफेस एरिया के पर यूनिट में देख सकते हैं कि भाई एक, तो इसकी जो है पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एरिया जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/5 होता है। और इसकी ऐसा यूनिट यहाँ से सी की क्या होगी, कूलम, और पर मीटर जो एरिया होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस, हो जाएगा। तीसरा आता है, तीसरा केस जब आता है गाइस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है कि जैसे ये क्या है, स्फीयर है हमारा, ठीक है। अब अभी यहाँ पर क्या था कि इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब मान ले, अब हम मान लो कोई, जब हम स्फीयर बना रहे हैं, बनाते टाइम हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे गाइस, ठीक है ना, तो ये एक नॉन कनेक्टिंग स्फीयर है मान लो, ठीक है, नॉन कनेक्टिंग स्फीयर है। तो जब हम इसको बना रहे थे तब इसमें क्या किया, हमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है गाइस, लीनियरली इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। तो अब इस सरफेस के अंदर, इस स्फीयर के अंदर, मतलब इसके वॉल्यूम के अंदर जो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पर यूनिट, इसके वॉल्यूम के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, लीनियर, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं गाइज, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, Q/ पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गाइस। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम पर मीटर क्यूब होती है गाइस, कूलम पर मीटर क्यूब होती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों फॉर्मूले नॉर्मल आगे होंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया में देख सकते हैं कि भाई पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको देखो, इसको हम सिग्मा, इसको हम रो और उसको लेमडा, ठीक है गाइस। तो तीनों सिंबल देख लिया आपने और तीनों की यूनिट वही होगी। और लेमडा क्या हो, यहाँ क्या होगा, लेमडा = Q/L होगा गाइस। तो लीनियर में L, एरिया में A और वॉल्यूम में V, ठीक है गाइस। इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, कूलम पर मीटर गाइस। तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है, डायग्राम बना के नोट कर लीजिए। ये क्या है, लीनियर सरफेस, ठीक है गाइस, इसको बोलेंगे एरिया
एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है गाइस, तो तीनों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए गाइस।